जब मैं एक बहुत केस लड़ा था जो कि इंग्लैंड में सबसे अहम केस था, यानी 3 हफ्ते के लिए बरतानिया की सारी अखबारों की वो हेडलाइंस था और वो उसकी जो केस की जो प्रोसीडिंग्स थी वो शाम को हर टेलीविज़न चैनल की हेडलाइंस थी। बड़ा इम्पोर्टेंट, इंग्लैंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी था उस वक्त और मेरे ऊपर उन्होंने केस किया हुआ था। तो मेरा भी जो वकील था वो बरतानिया का माना हुआ वकील था, उसका नाम था सर जॉर्ज कामन, और दूसरी तरफ उसके पास भी बरतानिया का टॉप वकील था। तो सारा, क्योंकि मेरा भी नाम था, इयान बोथम का बहुत बड़ा नाम था, तो उस वक्त सारा जो इंटरेस्ट था सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, सब देख रहे थे इस केस को, और ये वकील भी टॉप के थे। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं अपनी एविडेंस अपने वकील को बता रहा था कि केस क्या है, समझा रहा था उसको, तो उसने मेरे से एक बात की। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा कि तुमने अदालत में जाके कहना क्या, मैं कोच नहीं करूँगा, ये हमारी अखलाकियात के ख़िलाफ़ है। हालांकि चुप करके मुझे बता देता कि देखो वो तुम्हारे से ये पूछेंगे, तुम ये कहना वो कहना, या मुझे तैयारी करवाता, मेरी तैयारी करवाता, क्योंकि मैं तो कभी पहले अदालत में नहीं गया था। वो और बात है कि अब जो मैं जितनी अदालतों के चक्कर लगा दिए, मैं ज़बरदस्त तरीके से बोलता था, लेकिन मेरा तो पहली दफ़ा थी। उसने कोई बात नहीं की, उसने कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, ये है तुम सच, ये तुम्हारी एविडेंस है, इसके मुताबिक तुमने बात करनी है। और उसने फिर मुझे क्या कहा, उसने कहा अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर मेरे से झूठ बोला है, मैं उसी वक्त केस तुम्हारा ख़त्म करके जज को कहूँगा जी मैं केस से पीछे हट रहा हूँ। उसने कहा और तुम्हें 3 साल की कैद होगी झूठ बोलने पे। तो मुझे अभी भी याद है कि वो, मैं बड़ा एक तरह मुझे अजीब लगा कि ये इतना स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ के, लेकिन मुझे तो तब तक तो मैं काफ़ी देर बरतानिया में पढ़ भी चुका था, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि उनका इखलाकी मेयार क्या था और उनका इंसाफ का निज़ाम क्या था कि अदालत के अंदर जाके तुमने सच बोलना है, तब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और फिर वो भी, आप ज़रा ये देख लें कि वो इंग्लैंड का हीरो था और जूरी थी, 12 लोगों के जूरी बैठती है, जज होता है, फिर जूरी होती है जो कि आम शहरी होते हैं। तो मेरे अपने वकील ने कहा कि तुम्हारा कोई चांस नहीं है जीतने का, क्योंकि सारी अंग्रेज जूरी है और वो इंग्लैंड का हीरो है और तुम पाकिस्तानी हो, और तुम्हें पता है हमारे लोगों के अंदर तासुब भी होता है। तो कहता तुम्हारी जीतने की कोई चांस नहीं, बल्कि उसने मुझे कोशिश की कि तुम केस ना ही, पैसे बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लो। लेकिन मैंने कहा मैं हक पे खड़ा हूँ, मैं लड़ूंगा केस। उसने कहा तुम्हारी सिर्फ 20% चांस है, और ये याद रखें कि अगर वो मैं केस हार जाता तो ये जो मैंने अपना लंदन का फ्लैट बेच के मैं ये बनीगाला का घर बनाया, ये सारा कुछ ही चला जाता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसका खर्चा आता है। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ कि वो माशरे आज खुशहाल, और वो माशरे जिधर आज हमारे लोग किश्तियों में डूब डूब के पहुंचने की कोशिश करते हैं, यानी ज़िंदगी का दौड़ पे लगा के, यानी समुंदर में डूब जाते हैं, लेकिन वो पहुंचना चाहते हैं उन मुल्कों में, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वहाँ वसाइल ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि वो हमारी से अखलाकियात पे, उनके मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। वहाँ इंसाफ का निज़ाम है, जो मैं बार बार मैंने तो पार्टी शुरू ही की, वो जब मैंने देखा उधर, जो मैंने उनके जो मुल्क देखे, तब मैंने फैसला किया कि हम तो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आगे निकल गए हमारे से कि उनकी अखलाकियात, उनका जो अमर बिल मारूफ है, उनका वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो रहमतुल आलमीन है ना, जो मेरे नबी की सुन्नत पे चलेगा, कोई भी सुन्नत अडैप्ट करेगा, तो वो तो हर इंसान के लिए आए थे। तो उन्होंने जब कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर जब जुर्म करे तो उसको ना पकड़ो और सिर्फ कमज़ोर को पकड़ो, वो यानी ताकतवर कानून से ऊपर हो। अब उसूलन उसको जीत जाना चाहिए था, क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी था, वो बरतानिया का हीरो था,
लेकिन इंसाफ का निज़ाम यह था कि पाकिस्तानी जाके वहाँ केस जीत जाता है। और याद रखें कि ये रवायत मदीना की रियासत से हमारे लिए, तब वहाँ ऐसा इंसाफ नहीं था। जब मदीना की रियासत बनी तो ये मगरबी ममालिक में कोई इंसाफ नहीं था, वहाँ भी जंगल का कानून था। हम मुसलमानों के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इंसाफ का निज़ाम लेके आए थे कि हज़रत अली एक यहूदी शहरी से, जबकि वो खलीफा वक्त थे, केस हार जाते हैं क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। सोचे हज़रत अली का क्या मुकाम है। लेकिन इंसाफ का निज़ाम देखें, और एक अक़लियत एक खलीफा वक्त को से केस जीत जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं। ये याद रखें कि हम तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ताकतवर आज कानून से ऊपर है। और मैं इसलिए आपको ये बातचीत इसलिए आज आपसे कर रहा हूँ और मैं आपको मिसालें देने लगा हूँ कि हो क्या रहे हैं यहाँ। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेरे नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था कि ताकतवर कानून चोरी करे तो उसको बच जाए, तो जो कमज़ोर हो वो ही सिर्फ जेलों में जाए। तो ये हो रहा है आज पाकिस्तान, अभी से नहीं हो रहा, काफ़ी देर से है। लेकिन अब तो उस इंतहा पे पहुंच गया है कि हमें खौफ आना चाहिए कि मुल्क अब जा किधर रहा है। मुझे खौफ आ रहा है। मैं कोई पॉलिटिक्स की वजह से ये बात आपसे नहीं कर रहा, मुझे अपने मुल्क का खौफ आ रहा है क्योंकि मैंने मुल्क छोड़ के नहीं जाना। लोग जो भाग जाते हैं मुल्क से, या जो अपनी, मेरे भी बड़ा आसान है, अगर मैं दुनिया में बाहर जाऊं तो मैं जा सकता हूं, मेरे लिए तो इमरान खान के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन आम लोगों की मैं आज बात कर रहा हूं, आप जब सब सुन रहे हैं, कितने लोग आप बाहर चले जाएंगे। तो ये तो वो मेरे नबी ने जो 1500 साल पहले किया, हम तो वो तेजी से उधर जा रहे हैं। और हमारा वो आज जो वहां हो रहा है, खैर उस पैमाने में तो नहीं पहुंच सकते कि मेरे नबी ने कहा मेरी बेटी ने भी जुर्म किया तो उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। हजरत अबू बकर ने आते साथ ही पहली स्टेटमेंट, मैं इंसाफ कायम करूंगा, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आऊं। हजरत उमर ने अपने बेटे को सजा दिलवाई उसने जब कानून तोड़ा। हम तो वो उनकी उम्मत हैं जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर हैं। और आज यहां जो हो रहा है, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, हमें शर्म आती है, दुनिया हमें देखती है, हमें शर्म आती है कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। मौलाना रूमी से जब पूछा कि कौम कैसे मरती है जो हम आज नीचे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म करती है, जब वो अमर बिल मारूफ से हट जाती है, जब वो तबका जो मुल्क का सबसे बड़ा जुर्म करने वाला तबका है, जब उसको हम ऊपर बैठा देते हैं क्योंकि एक आदमी फैसला करता है बंद कमरों में, तकब्बुर से भरा हुआ, पावर इतनी उसके पास, वो बड़े जोरों शोरों से फैसला कर रहा है कि जनाब इमरान खान को हटा के, तो मैंने उनको, और शहबाज शरीफ से तब से इसकी बातचीत चल रही थी जनरल बाजवा की। अब तो आज ख्वाजा आसिफ का बयान आ गया कि अभी एक साल मेरी गवर्नमेंट को नहीं हुआ था, वो कहता तब से सोच रहा था कि इसको गिराने का। भाई तुम्हारी उसकी हैसियत क्या थी? इलेक्ट करके मैं आया हूं, पब्लिक के वोट से मैं आया हूं, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उसने फैसला कर लिया। और ये याद रखें कि ये जो आज हो रहा है ये मुल्क के साथ, ये सबसे बड़ा जनरल बाजवा इसका जिम्मेदार है। आपको पता है कि जो हमने IMF मेरे पास आई मिलने हैं, जो हमने, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने जा रही थी इसलिए उनको ये $3 अरब IMF का चाहिए था। IMF की स्टैंड बाय एग्रीमेंट की इसलिए ज़रूरत है कि हम डिफ़ॉल्ट करने जा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये समझ जाएं कि जिस वक्त पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता, हमारी ये जो माइशत के अभी हालात है, इसलिए बिल्कुल ही बैठ जाना था क्योंकि फंडिंग भी बाहर से ख़त्म हो जानी थी, और वो नहीं ख़त्म होनी थी जो फिर उसके बाद महंगाई आनी थी। और आज जो महंगाई का हाल है, आप तसव्वुर करें ना कि मैं सारे तनख्वाहदार तबका जो आज बैठा हुआ है, गरीब लोग, पेंशनर्स, मजदूर, जो आज महंगाई है, अगर डिफ़ॉल्ट करता इससे दुगनी महंगाई हो जानी थी। इसलिए हमने फैसला किया, हालांकि वो सोचें 10,000 लोग हमारे जेलों में हैं, इमरान खान के ऊपर 180 केस हो चुके हैं, पहुंच गए हैं 180 तक,
हमारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, लोग अंडरग्राउंड में घर तोड़ रहे हैं उनके, हर किस्म का उनकी बिजनेसेस बंद कर रहे हैं। उसके बावजूद अपने मुल्क के लिए हमने कहा ठीक, हम ये एग्रीमेंट करते हैं ताकि मुल्क ना बैठे। लेकिन सवाल मेरा कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि जिधर आज हम खड़े हैं, क्या ये जो ऊपर हुक्मरान हैं इनसे हमें कोई उम्मीद लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये ऊपर बैठे इसलिए नहीं हैं कि इन्होंने मुड़ ठीक करने आए हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको 5 साल पहले से कह रहा था, ये एनआरओ वाले लोग हैं जो मेरे पीछे सिर्फ पड़े हुए थे, सब इकट्ठे होके जी पीडीएम बन गई है जी, डेमोक्रेटिक अलायंस है। सिर्फ मकसद एक था कि किसी तरह करप्शन के केसेस से ये निकले, और मैं उसी पे चल रहा था। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जब फरमान दिया कि कौमें तबाह हो जाती हैं, ताकतवर को अगर आप माफ़ कर दें, उसको वो चोरी करे उसको ना पकड़े, तो आज वही हो रहा है। सारी जनरल बाजवा उसको जब आज़म स्वाति को उसने मार पड़वाई, उसने ये ट्वीट लिखा ना, शुक्रिया जनरल बाजवा आपने NRO2 जो दिया इन लोगों को, उसके ऊपर उसने उसको मार पड़वाई और उसके ऊपर तशद्दुद करवाया।